इससे पहले जो है वो नाउन का टॉपिक सबसे पहले डे 1 में स्टार्ट किया, फिर हमने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें हम उसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एज़ यूजुअल कहूँगा कि अपनी लाइफ के इस पोर्शन को बड़े अच्छे से एंजॉय करो और अच्छे से सीखो, ताकि आप इन 60 डेज चैलेंज जो हमने ग्रामर का रखा है उनमें आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने को। हार्डली जो क्लास है वो 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, तो इन 25 मिनट आपने कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ाना सीखना शुरू कर दिया, रोज़ाना की बेस पे सीखना शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास वो नॉलेज होगा जो आपके कंपेटिटर्स के पास नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्योंकि बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कुछ सीखा होगा, कुछ नई बातें होंगी, तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ सीखना है और रोज़ाना की बेस पे क्लास लेनी है। अगर आपको इस क्लास के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो माइंड में जो आपके पूछने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके AA साइंस अकेडमी ऑफिशियल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से भी क्वेश्चन अपना जो है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप फिजिकल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। सो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के कंसिस्टेंट रहो, रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखो और उसको एक दफा रिवाइज लाजमी करो ताकि आपको पता चले कि आप सीख के क्या आए हो, और उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप इजीली पूछ सकते हैं। खैर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन को डिस्कस किया है, वो भी हमारी इसी 60 डेज चैलेंज की सीरीज में हमारे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है नाउन के बारे में। और उसके बाद हमारी प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस करना शुरू किया, उसकी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया। उसका फर्स्ट जो हमारा पास टाइप थी पर्सनल प्रोनाउन, उसके ऊपर हमारा लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। सो अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो उस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। उसको सीखने के बाद देन आप पर्सनल प्रोनाउन पे हो, ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ सीख सको। सो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर दे। प्रोनाउन वो है जो कि क्या कर दे, दैट रिप्लेस दी नाउन। मैं एकदम छोटा सा रिकैप दे रहा हूं ताकि आपको रिकॉल दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हम क्योंकि बार बार नाउन को बोलना ये एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सी चीज हो जाती है, और इसके अलावा कुछ नेम ऐसे होते हैं जो बड़े डिफिकल्ट हैं, तो इसलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। हमने नाउन को हटा के प्रोनाउन का यूज किया। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा कि हम बार बार किसी का नेम नहीं लेते, 2 दफा 3 दफा नाम तो नहीं लेते। हम कहते हैं अली इज अ गुड स्टूडेंट, फिर उसके बाद फौरन उसको ही में कन्वर्ट कर देते हैं दैट, बिकॉज क्योंकि हम बार बार उसका नेम नहीं ले सकते, ये थोड़ा सा एक ऑकवर्ड हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर में उसको जो ही है वो है हमारे पास प्रोनाउन। अब उसका पहला टाइप थी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये पर्सन के बारे में बात होती है। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो है जो कि बात कर रहा है, बात मैं करूंगा या हम करेंगे, जो यहां पर मौजूद है। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होगा, आई और वो, ये क्या होंगे फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इन्होंने बात करनी है। और जिसने सुननी है, जो ओपोनेंट है जो सुनेगा, तो वो होगा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन सिर्फ तुम होता है, आप या तुम, जो आगे इसको बात सुनेगा। एंड थर्ड पर्सन कौन सा होगा, जिसके बारे में हो रही है, वो हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या वो ज्यादा भी पर्सन हो सकते हैं। हमने इस पे ऑलरेडी टॉपिक पे बात की हुई है कि हम ही किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, शी किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड ये भी ऑलरेडी हमारे इस टॉपिक में कवर हो चुका था लास्ट लेक्चर में कि अगर आपको जेंडर क्लियर नहीं है, एक मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि टीचिंग इज अ गुड फील्ड, आई लाइक टू बिकम अ टीचर, या आप टीचर सिर्फ ले रहे हो और आपको पता नहीं है मेल टीचर की बात कर रहा है या फीमेल की, तो इस कंडीशन में ग्रामर कहती है आपने किस चीज को पेरोड करना है, मेल पर्सनैलिटी को पेरोड करना है, यानी ही की रिप्लेसमेंट लानी है, शी को नहीं पुट करना। उसके अलावा इट जो है, ये लास्ट टाइम इसके बारे में हमारी बात हुई, इट जो है वो आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है, और किसके लिए यूज होता है, चाइल्ड वगैरह के लिए भी यूज होता है। एग्जैक्टली तो ये हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन सेकंड, और इस केस को हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस।
हमने इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कहा था, इस पे भी हमारे लास्ट टॉपिक पे बात हुई। सब्जेक्टिव केस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसको रिप्लेस कर रहा होता है, सब्जेक्ट को कर रहा होता है, जो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसको रिप्लेस कर रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसके अलावा अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि ये जो है नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो आपने ये नहीं मतलब सोचना कि हमें ये तो केस पढ़ाया ही नहीं था। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम नॉमिनेटिव केस भी है, यानी इसको नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। अब सब्जेक्टिव फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस है ना, उसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब जो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिसने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया था वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का एक और नेम है एक्यूसेटिव केस भी इसको कहते हैं, एक्यूसेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये पर्सनल प्रोनाउन के ही केस हैं, पर्सनल प्रोनाउन के ही आगे केस हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी बनता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है और दे का देम। ये इसके ऑब्जेक्टिव केस हैं। हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्टिव केस हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव केस कैसे पुट हो रहे हैं, ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे एक दफा एनर्जी का। उसके अलावा कल हमने पोजेसिव की बात की। पोजेसिव का दूसरा नाम जेनेटिव केस भी कहते हैं, पोजेसिव केस या जेनेटिव केस दोनों नाम से ये जाना जाता है। पोजेसिव दो तरह के होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जो है वो हम माई का इस्तेमाल करते हैं और कभी माइन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि माई कहां यूज करना है और माइन कहां यूज करना है, ठीक है, माई कहां यूज करना है और माइन कहां यूज। सो माई और माइन का कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक छोटा सी बात समझनी पड़ेगी कि पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन, इसका एक छोटा सा फार्मूला है। आप क्या करो, आप सेंटेंस को चेक करो, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज माई बुक। एक और लिख देता हूं, दी बुक इज माइन। अब इसमें देखें, इसमें भी हमने पोजेसिव केस पुट किया है, इसमें भी किया है, लेकिन एक में माई पुट किया है, एक में माइन पुट किया है। कैसे पता चलेगा किसमें माई और किसमें माइन आना है, ये भी ऑलरेडी हम लेक्चर में बता चुके हैं। इसको मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं ताकि कुछ न्यू स्टूडेंट अगर ऐड हो रहे हैं ताकि उनको थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में रिकॉल भी हो जाए और समझ भी आ जाए। याद रखिएगा जो एडजेक्टिव होता है, अच्छा तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि पोजेसिव प्रोनाउन में दो तरह की कंडीशन आती है, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, एडजेक्टिव की एक खासियत है, एडजेक्टिव हमेशा अपने से जो अपने साथ नाउन को लेके आता है, अपने साथ नाउन को लेके आता है, तो फिर वो एग्जिस्टेंस होती है। यानी कि यहां पर देखो तो बुक क्या है, नाउन, एग्जैक्टली। तो बुक नाउन है, तो नाउन से पहले आपका जो लगेगा वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है वो कभी भी उसको जरूरत ही नहीं पड़ती नाउन की, क्योंकि एक जरा थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग यहां पर लेके आओ। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो कि किसको रिप्लेस कर दे, नाउन को, एग्जैक्टली। जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या है, प्रोनाउन। अब यहां पर इट्स मीन ये फिर प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव फिर प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसको जरूरत पड़ रही है किस चीज की, नाउन की। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें। पोजेसिव एडजेक्टिव ये केस में एक फर्दर केस स्टडी है। असल जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो ये वाले हैं, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर देखो, दिस बुक इज माइन। अब यहां पर इसके अलावा भी आपको मैं बताता हूं, आपको जरा समझ आ जाएगी। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, लाइक मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख देता हूं, दिस इज माई। कोई समझ आ रही, दिस इज माई, क्या माई, क्या मेरा है। बात कंप्लीट नहीं ना हुई अभी, इसमें आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। जमीन लगाऊंगा, किताब लगाऊंगा या कोई पेन लगाऊंगा, तो मुझे यानी कि यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ रही है, किसी ना किसी नाउन की जरूरत पड़ रही है। टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल,
मैंने आपको बताया था नाउन के लेक्चर में, अगर आपने देखा आप उसको चेकआउट कर लो, आपको नाउन की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि नाउन होता क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप किसी भी चीज को नाउन नाम दे रहे हो ना, वो आपका क्या है, नाउन है। तो अब दिस इज माई कोई सेंस नहीं बन रही, यानी इसको नाउन की जरूरत है, तो ये कौन सा हो गया केस, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं दिस इज माइन, ये सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको नहीं जरूरत नाउन की, इसके साथ नाउन नहीं लग सकता और इसको जरूरत भी नहीं है। दिस इज माइन, ये मेरा है, ये डायरेक्ट पूरा बन गया है। तो दैट्स व्हाई जिसको नाउन की जरूरत पड़े वो है पोजेशन, पोजेसिव एडजेक्टिव, और जिसको नाउन की जरूरत ना पड़े वो कौन सा है, पोजेसिव प्रोनाउन। इज इट क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कि योर्स कहां लगेगा, आपको सेंटेंस दे दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा योर्स, इट्स डिपेंड अपॉन। इसके चलो एक और छोटा सा फार्मूला ले लें जो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में, इसके लेक्चर में रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है, इसमें अगेन मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए बता रहा हूं। हमारे पास जो है, जैसे हम ये पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसमें नाउन उस पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन दूसरे केस में जो नाउन है वो पहले आएगा और पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आएगा। ये आपने रूल याद रख लेना है कि जब नाउन के पहले आएगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, अगर बाद में आएगा तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हमारा ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका था। अच्छा हम थोड़ी सी कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं, आपने मेरे साथ देना है यहां पर। इस एग्जांपल के अंदर आई एम अ टीचर, सेंटेंस ठीक है ना? अब यहां पर आई कौन सा प्रोनाउन है, कौन से वाला प्रोनाउन है यहां पर? आई कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस है? फर्स्ट पर्सन का केस कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है। तो आई इज एक्ट एज अ सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे ही है ना? आई सब्जेक्टिव केस है किसका? पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हो गया? अब दूसरे वाला देखो, दिस क्लासरूम इज, अब वो मुझे ये बताएंगे, आपने बताना बेटा आप लोगों ने कि दिस क्लासरूम इज, माई आएगा माइन आएगा? एग्जैक्टली माइन क्यों आएगा? अभी आपको मैंने बताया कि उसको नाउन जो होता है हमारे पास एंड पे है, इसको इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, ये लास्ट पे है, तो ये कौन सा केस आएगा हमारे पास? पोजेसिव प्रोनाउन। इसको पहले के, इसको वैसे तो इसको जरूरत ही नहीं होती, और अगर नाउन आ भी रहा है तो इसके बाद नहीं आएगा, इसके पहले आएगा। तो यहां पर अगर देखो जरा, अगर यहां पर मैं माई को टिक कर देता तो मुझे फिर माई के बाद नाउन लेके आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा, तो इट्स मीन माई तो हो गया गलत, तो क्या आएगा? माई। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मेरे पास है वी इनवाइटेड, शी या हर आएगा? क्यों? मैं बताता हूं आपको। देख यहां पर वी आ गया सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट तो हो गया फुल। हमारे एक सेंटेंस के अंदर तीन ही तो चीजें मेन होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आ गया, इनवाइटेड वर्ब हो गया। अब यहां पर जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव की केस में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गया, अब कौन सा रह गया? ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम यहां पर प्रोनाउन ऐड करेंगे तो किस केस में ऐड करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। तो शी तो है सब्जेक्टिव केस, यानी शी तो नहीं आ सकता, फिर क्या आएगा हमारे पास? हर आएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज मी। अच्छा ये मैंने कल एक केस बताया था आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन की, ये भी मेरे उस लेक्चर में रिकॉर्डेड ऑलरेडी है कि जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जो है ये भी दो तरह का होता है, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इसमें सिर्फ कैटेगरी आपके जितने भी एंट्री टेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर सिर्फ इट की है, वो भी बड़ी रेयर चांसेस है कि आपको इस लेवल तक पहुंचे, लेकिन फिर भी मैंने उसको बारे में गाइड कर दिया। इट अपने आप को कभी कभी इम्पर्सनल भी शो करता है, इट अपने आप को कभी कभी इम्पर्सनल भी शो करता है। आपने सेंटेंस की नोयत चेक करनी है, जैसे कि इट इज मी हु हेल्प्ड हर। अच्छा ये मैं था, अब यहां पर इट कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्यों? ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? तो क्या यहां मी आना चाहिए था? नो, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट यूज ही नहीं हुआ। ये तो यहां पर इम्पर्सनल तौर पे यूज हुआ है, इसको हमने नाम दिया था इम्पर्सनल, इसको कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी कि ये यहां पर कोई प्रोनाउन के तौर पे नहीं आया, ये तो सिर्फ रेफरेंस दे रहा है। किसका रेफरेंस दे रहा है? मी। लेकिन मी नहीं आना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या आता है? सब्जेक्टिव केस आता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। यानी मी की जगह क्या आना है? आई। इट इज आई हु हेल्प्ड हर। ये समझ है?
अगर कंफ्यूजन है, आई अगेन रिपीटेड दिस टॉपिक नाउ, अगेन बता देता हूं। देखिए जरा इस सेंटेंस को समझने की ट्राई करें। ये हमारे पास इट इज मी, अब यहां पर जो इट इज है, चलो एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ले जाओ रख लो ज़हन में। दो वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो वो आपने रख लेने हैं ज़हन में कि ये इम्पर्सनल है, इसके बाद सब्जेक्टिव केस लगना है, ऑब्जेक्टिव नहीं लगना। ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आए, ये सिर्फ बात को बढ़ाने के लिए आए हैं, ठीक है? क्योंकि आपके ज़हन में ये भी आएगा ना कि सर इट तो सब्जेक्टिव केस है, हो चुका है, तो फिर यहां पर ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है? लेकिन अगर आपको दो वर्ड नजर आ जाए, एक है इट इज और एक है इट वाज, अगर ये आपको स्टार्टिंग में नजर आ जाए तो इट्स मीन ये सब्जेक्टिव नहीं है, ना ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो इम्पर्सनल है। तो मीन के अभी तो सेंटेंस शुरू होना है, तो सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज एज अ मीन, वी कैन यूज एज आई, एज अ सब्जेक्टिव केस। आई होप सो आपको क्लियर कुछ ना कुछ होगा। जब भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में ये दो वर्ड देख लो, इट इज एंड इट वाज, इट्स मीन यू कैन से दैट दैट्स अ इम्पर्सनल। सो फिर उसके बाद आपने सब्जेक्टिव केस एंड देन एंड। अब देखिए यहां पर हर लगा है, शी क्यों नहीं आया? क्योंकि सब्जेक्टिव केस आ गया हुआ है यहां पर। अब सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यहां पे कौन सा आएगा? हर आएगा, और हर एक ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस यहां पे यूज हो गया। आई थिंक सो आप कॉम्प्लेक्स हो रहा है, दोबारा बताता हूं, दोबारा। देखो सेंटेंस है वो तीन चीजों पर मबनी है, सब्जेक्टिव, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपका जो आपके सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब गुजर गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब आप और सब्जेक्टिव 2 से 3 सब्जेक्ट नहीं पुट कर सकते हो। हाँ, अगर इस कंडीशन में पुट कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि मैं कह दूं कि मैं, मोहित एंड अब्दुल्ला बाजार गए थे, ठीक है? तो अब इस कंडीशन में कौन सी तरतीब रखनी है वो मैं आपको भी अब थोड़े आगे देर बता देता हूं। बस आपने ये याद रखना है कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्टिव केस और फिर जो एंड पे आएगा दैट्स विल गोज ऑन इनटू ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम एक और एक्सेप्शनल केस डिस्कस करते हैं जो कि एंट्री टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि भाई एक बात अपने ज़हनों में बिठा लो कि इतना सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़े से एक्सेप्शनल केस पूछती है। बात हमेशा याद रखना कि जब भी स्टार्टिंग में लेट का यूज हो जाए, किसी भी सेंटेंस में लेट का यूज हो जाए, तो इट्स मीन अब उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस ही पुट करना है। उसके बाद कौन सा केस पुट करना है? ऑब्जेक्टिव केस। मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आए। यहां पर है लेट आई एक्सप्लेन द टॉपिक। अच्छा, ये भी हमारे गलत लाम है, हम बहुत ज्यादा, और भी मैं आगे बताऊंगा। हम अक्सर इस तरह बोल देते हैं लेट आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक नाउ, तो ये ऐसा नहीं है। आप आई नहीं पुट कर सकते, लेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस करना। अब आपको कि सर क्यों, ऐसा क्यों है? लेट क्या वजह है? भाई लेट एक वर्ब है। लेट क्या है? एक वर्ब। लेट की तीनों फॉर्म ही लेट है। लेट, 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 तीनों फॉर्म ही लेट है। तो ये तो हो गया वर्ब। तो वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो फिर कौन सा केस आना चाहिए? मी आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, आई तो नहीं ना आना चाहिए, क्योंकि वर्ब के बाद तो क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो आई की जगह हम अब क्या पुट करेंगे? मी पुट करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस टॉपिक। सो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा आ जाए जिसमें लेट लग जाए, तो लेट के बाद आपने कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन यूज करना है। सो आई थिंक सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसकी अरेंजमेंट ऑफ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे। यानी कि आपके पास 3 से 4 अगर इकट्ठे आ गए हैं, 2 या 3 इकट्ठे आगे हुए हैं, प्रोनाउंस आगे हुए हैं, तो फिर आप उनको अरेंज कैसे करोगे? ये भी एक है, ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर आप रैंडमली अरेंज कर दो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं आज प्रोनाउन की, कि अगर आपके पास 1, 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके पास प्रोनाउन आते हैं तो आपने उसकी अरेंजमेंट कैसे रखनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास आ रहा है यहां पर आई, यू एंड ही शैल कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। आप इसकी तरतीब कैसे रखोगे? इसके लिए रूल इस्तेमाल होता है 3 to 1। इसको कहते हैं नॉर्मल केस के अंदर आप ये रूल इस्तेमाल करते हो 3 to 1, यानी पहले थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ये मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। ये आपके पास है। तो इसकी तरतीब ये रहती है। अब आपने मुझे उसी के मुताबिक बताना है कि 3 to 1 का रूल लग रहा है कि नहीं। अब यहां पर है आई तो क्या है? फर्स्ट। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? थर्ड पर्सन आना चाहिए। तो
तो यहां पर इन तीनों में थर्ड पर्सन क्या है, ही, तो आई की जगह क्या आएगा, ही। फिर आता है कौन सा, सेकंड, यू अपनी जगह, ठीक है। फिर ही की जगह आना है फर्स्ट पर्सन, अब क्या है, आई। यानी ऐसे बनेगा ही, यू एंड आई शैल कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। ये अरेंजमेंट रहेगी आपकी प्रोनाउन के अंदर तरतीब के लिहाज से। आपका सेंटेंस तब वो ठीक होगा, अदरवाइज वो ठीक नहीं होगा। अगर कोई मिस्टेक हो रही है, अगर सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक आ रही है, लाइक मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि उस्मान, रेहान, तारा चांद और मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ये देखें कि अगर हम कहें यू, ही एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो इसके लिए आपने रूल रखना है। वो रूल कौन सा रखना है, आपने 1 2 3 का रूल रखना है। यानी सबसे पहले पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। अब इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा यहां पर आई, सेकंड पर्सन यहां पर आएगा यू, और यहां पर क्या आएगा, ही। आई, यू एंड ही। वैसे भी हम आपको पता है हमारी एथिक्स भी ये कहते हैं कि गलती हो तो सबसे पहले खुद एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से हुई है ये सबसे पहले गलती, किसी को कहने की बजाय सबसे पहले खुद एक्सेप्ट करो। तो उससे भी आप देख सकते हो। तो इसका रूल भी यही है कि केस फॉर मिस्टेक की कंडीशन में आपने 1 2 3 का केस रखना है लेंगे, फिर आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो ये थी आपकी अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन के लिहाज से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और वो नेक्स्ट टाइप है आपकी रेसिप्रोकल टाइप। इसमें सिर्फ 2 वर्ड हैं जो कि आपकी पूरी ग्रामर में यूज होते हैं, एक वन एंड अदर और एक है ईच अदर। अगर कंपैरिजन 2 चीजों के दरमियान में हो रहा है, या बात आपकी सिर्फ 2 चीजों के दरमियान में हो रही है, तो आपने सिंपल जो है वो ईच अदर लगा देना है। और अगर आपकी 2 से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बारे में बात हो रही है, मोर देन 2, तो फिर आपने वन एंड अदर लगा देना। इसके लिए एग्जांपल एक मैंने फिट कर दिया, ज्यादा तो लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटे से। 2 cats, अब 2 बिल्लियां आ गई। 2 cats were fight with each other। अब हमने ईच अदर क्यों लगाया, इसलिए लगाया ताकि यहां पर जो है वो सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज या 2 पर्संस हैं, 2 थिंग्स हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लगाया। अगर हमारे पास ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प्स वन एनदर, तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने यहां पर ईच अदर की जगह क्या लगाया, वन एनदर लगाना है, ठीक है। यहां क्लियर हो गया। एंड द लास्ट वन, आज के टॉपिक को खत्म करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि आप चीजों की तरफ इशारा कर रहे हो। इसके लिए इशारा नजदीक और इशारा बईद के तौर पे होता है। अगर कोई सिंगल चीज है और आप उसको नजदीक है और उसको इशारा कर रहे हो यहां पर, यानी कि दिस इज अ टेबल, तो जब आप इशारे नजदीक कर रहे होते हो तो उस वक्त आप दिस का इस्तेमाल करते हो। अगर कोई चीज दूर पड़ी हुई है और वो सिंगुलर की चीजों में है तो फिर आप डैट इस्तेमाल करते हो, डैट इज माय पेन, ठीक है। अगर ज्यादा चीजें हैं और वो आपके नजदीक पड़ी हैं तो फिर आप इस्तेमाल करते हो दीज, और अगर ज्यादा चीजें हैं और दूर पड़ी हुई हैं तो आप फिर इस्तेमाल करते हो दोज। तो ये तो एक सिंपल सी थी जो कि आपने ऑलरेडी किसी न किसी क्लास के अंदर पढ़ा होगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर पर्सनल प्रोनाउन का 3 होने वाला है और डे चैलेंज नंबर 4 होने वाला है, उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बड़े ही डिटेल से समझेंगे। क्योंकि इसकी मैं आपको एक छोटी सी अभी से एग्जांपल दे देता हूँ। हम कॉमनली जो इंटरव्यूज देने जाते हैं तो हम एक बड़ी गलती करते हैं। हम कहते हैं कॉमनली वो कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ। सो हम स्टार्टिंग करते हैं माई सेल्फ इजाज अहमद, आई एम फ्रॉम। तो यहां से हमारा स्टार्टर ही गलत है, माई सेल्फ तो होता ही नहीं, स्टार्टर, ये स्टार्टर ही गलत है। तो कल के टॉपिक के अंदर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तमाम क्यूरीज को सॉल्व करेंगे, उसको लेके, ताकि आपके एंट्री एग्जाम में जितने भी आने वाले क्वेश्चन है, आप 9th 10th या किसी भी ग्रेड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ग्रेड्स में पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज और मसले हो वो इस 60 डेज चैलेंज में क्लियर होंगे। इफ यू आर ऑल कनेक्टेड विद अस, इंशाल्लाह मैं आपकी सारी क्यूरीज क्लियर करवा दूंगा। आपके सारे के सारे जो भी माइंडसेट्स को इससे पहले आपने ग्रामर सीखी हुई हैं उससे भी बेहतर और लॉजिकल वे में सिखाऊंगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वन एनीवन, टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन टू बी हिट फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।